उफ, आज फिर कॉलेज को देर हो गई मुझे। अब फिर वही प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनना पड़ेगा। यार इस कमबख्त बस का भी यही हाल है, रोज रोज इसके कारण सुनना पड़ता है। मन ही मन भनभनाते हुए मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। 9:30 पर पहला लेक्चर होता है एंड ऑलरेडी 9:40 होने वाले थे। गेट पर पहुंचते ही सोहनलाल से गिलास पानी लाने का कहकर सीधा क्लास में पहुंचा तो देखा आधे से ज्यादा बच्चे आ चुके थे। क्लास खत्म करके अभी एक पीरियड का गैप था, तो मैंने धूप में ही कुर्सी लगाकर सोहनलाल को मेज लाने को बोल दिया। ये मेरा दूसरा कॉलेज था, जहाँ शहर से लगभग 20 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद आधा घंटा पैदल पगडंडी से पहुंचना होता है। साहब कॉफी ले आओ क्या? सोहनलाल ने मेज लगा दी थी। उसे पता था कि मैं इस खाली समय में कॉफी पीना पसंद करता हूँ। मैंने हौले से सर को हाँ में जुम्बिश दी और जाड़े की गुनगुनी धूप का मजा लेने लगा। इस पहाड़ी गांव के दुर्गम डिग्री कॉलेज में बहुत दूर दूर के गांवों से बच्चे पढ़ने आते थे, जिनमें लड़कियों की मात्रा लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। ये शायद बदलते समय का ही प्रभाव था कि मेरी इकोनॉमिक्स एमए की क्लास में कुल जमा 30 बच्चों में केवल 3 ही लड़के थे। इस कॉलेज का नाम काफी विख्यात था और एकांत में दुर्गम इलाके में होने के कारण मस्ती करने के इच्छुक कम ही आ पाते थे। कुल मिलाकर यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। अरे आपको अपना परिचय देना तो मैं भूल ही गया। बंदे को दीवान सिंह कहते हैं और मूलतः मैं पिथौरागढ़ जिले के सुदूर गंगोली हाट के गांव कांदा खोला का रहने वाला हूँ। गंगोली हाट से ही इंटर करने के बाद अल्मोड़ा से बीए और इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद नैनीताल से पीएचडी करने के बाद पिछले 5 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरा दूसरा कॉलेज है। तभी जोशी जी, जो इसी कॉलेज में मेरे सीनियर और मैथ के प्रोफेसर थे, मुझे देखकर पास आ गए और बोले, अरे दीवान, क्या हाल है भाई? और कैसी रही तुम्हारी दशहरे की छुट्टियाँ? जी बढ़िया सर। और आपकी? आप भी गए थे क्या अपने घर? हाँ हाँ, अब एक हफ्ते की छुट्टियों में तो जाना बनता ही है, और फिर त्योहारों का मजा तो अपने घर पर ही आता है ना। इतने में सोहनलाल कॉफी ले आया। मैंने जोशी जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और लेक्चर लेने अपने क्लास की ओर चले गए। बढ़िया धूप में चिड़ियों की चड़चड़ाहट के साथ कॉफी का घूंट भरते हुए मन खुद ब खुद पुराने दिनों की ओर जाने लगा, जब मैं अपने पहले कॉलेज में नया नया ही अपॉइंट हुआ था। अरे तू कोई काम ढंग से कर पाएगा क्या? विवेक सर का जोर से बोलना मुझे ऊपर से नीचे तक हिला देता था। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मूंग दलने। आता जाता कुछ नहीं, मगर काम खराब करने में सबसे आगे। हट पीछे। और मुझको लगभग धक्का सा देते हुए खुद प्रिंटर पर बिल का कागज लगाने लगे। मैं रुआंसा सा होकर एक कोने में सिमट गया। मेरी गलती कुछ भी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके मुताबिक मुझे बिजली की फुर्ती से कागज बदल देना चाहिए था। वैसे तो मैं कंप्यूटर से संबंधित सभी कामों में दक्ष था, लेकिन उस दिन की बात ही और थी। हुआ कुछ यूं था कि आज सुबह से ही मेरे दिमाग में बस वही आवाज घूम रही थी जो झील के रास्ते से आते हुए सुनी थी। दरअसल कॉलेज तक आने के लिए 2 रास्ते थे। एक जो सीधे बाजार के रास्ते से होकर जाता था और सभी लोग उसी रास्ते से आते जाते थे, और दूसरे रास्ते से आने जाने में कतराते थे, क्योंकि झील के बगल में जो दूसरा रास्ता था वो एक तो सुनसान रहता था, दूसरा उसे लोग भूतिया कहा करते थे। और मेरी दिलचस्पी का सबब बन गया था वो रास्ता, क्योंकि एक तो मेरी भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी थी, अब भी है, और मैं बड़ी ही शिद्दत से किसी भूत से मिलना चाहता था और अनुभव करना चाहता था। दूसरा, इतने दिनों में मैंने उस रास्ते की इतनी कहानियां सुन ली थी कि एक अजीब सा खिंचाव उस तरफ मुझे ले जाता था। वैसे तो कॉलेज में अपॉइंट हुए मुझे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था, और ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि उस सुनसान रास्ते पर कोई इस तरह से मुझसे बात करे। ये रहस्यमय मेरी समझ नहीं आ पा रहा था। आखिर वो आवाज क्या थी? किन परिस्थितियों में वो आवाज दीवान सिंह ने सुनी थी? विवेक सर कौन थे? और वे इतने गुस्से में क्यों रहते थे? और सबसे बढ़कर झील के बगल का वो रास्ता और उसका रहस्य क्या था? जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए।